हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताऊंगी नीति निर्देशक जो है राज्य के, वो किस प्रकार के उसमें सिद्धांत रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं और ये कब से लागू हुआ है और ये हमारे संविधान की कौन सी भाग में है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हम लोग। मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में नागरिकता के बारे में बताई थी। भारत की नागरिकता जो संविधान के भाग 2 में वर्णित किया गया है। भाग 3 में हमारा संविधान मूल जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको वर्णित किया गया है। तो वो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाकर लिंक में देख सकते हैं। और ये जो नीति निर्देशक राज्य का है, ये हमारा भाग 4 में वर्णित किया गया है संविधान के, और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखा गया है। इसको उतना तक वर्णित किया गया है। और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। यानी ये जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग को अधिकतिक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य रहता है। ठीक है, और इसमें अब आगे जाते हैं। यानी जो मतलब कर्तव्य इनका रहता है, इससे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत माना जाता है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में एक मंत्री है जो कि इसकी विशेषता थोड़ा वर्णन किए हैं। B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश राज्य का नीति निर्देशक तत्व में ही किया जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी उस राज्य में कितनी ज़्यादा मतलब कि लोगों में प्रसन्नता है, उनका जो कार्य है वो संपन्न हुआ है। उस राज्य की मतलब कि जो और अन्य राज्य हैं उनसे कितना बेहतर वो राज्य दिख रहा है सारे कार्य में, शिक्षा में हो, सफाई में हो, स्वास्थ्य में हो, या आय से लेकर जैसे व्यवसाय का कार्य हो, इन सभी में वो कितना बेहतर राज्य है, इन सभी को देखा जाता है। भारत का सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। इस प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों की गवर्नरों को जारी किया जाता है। यानी ये एक देश से दूसरे देश में ये जारी किया जाता है कि हमारे वो लोग एक दूसरे को इसको प्रपत्र को जारी करते हुए ये जानते हैं कि उनका देश में अभी कौन सी कमी है जिसे उन्हें विकास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर अब इन लोग को छोड़िए, अब हम लोग आगे चलते इनके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहला हम लोग का अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 39 में इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांत उल्लेख किए गए हैं। पहला है, ये देखिए जो इसमें हमारा जो संविधान के लिए उल्लेख किया गया है सिद्धांत, वो 6 भागों में वर्णित किया गया है।
मैं आप लोगों को बता दें तो अनुच्छेद 39 के क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन करने हेतु अधिकार हो, यानी स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा राज्य के द्वारा नागरिकों की जीविका के लिए। और 39 के ख में समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अगर 39 के ख को अगर मैं बता दूं तो ये राष्ट्रीयकरण करने के लिए यानी राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके ग में 39 के ग में आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो, यानी धन का समान वितरण हो, किसी में भी ज़्यादा और कम का किसी भी जाति या स्त्री पुरुष को लेकर भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान वेतन समान धन मिलेगा। फिर घ में 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 के ड में कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग न हो और आर्थिक अवस्था के विवश होकर नागरिकों के लिए रोजगार में न हो जाना पड़े, उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, यानी जितने भी मतलब कि बालक या बालिका रहती हैं जो कि जिनका शक्ति उस कार्य की क्षमता के लिए नहीं रहती है कि वो उस कार्य को कर पाए, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उन पर दुरअसर पड़ता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य और जो रहेगा हमारा स्वास्थ्य लेकर उनको दिक्कत होती है। फिर से हमारा जो वेतन रहेगा, वेतन जितना मिलना रहेगा उतना ही मिलेगा और उन पर श्रम का भार भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए उन पर रोक किया गया है, अनुकूल माना गया है। उनकी आयु की शक्ति के समान ही उन्हें वैसा कार्य करने की अनुमति दी जाती है। अब हमारा आखिरी बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाए और बालकों व अल्पवयस्क शक्ति को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये हमारा 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको। और लास्ट में बता दूं अनुच्छेद 40, क्योंकि मैं इसको यहीं तक सीमित रखना चाहती हूँ, इसके अनुच्छेद 51 तक है, ये वीडियो लंबा हो सकता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अनुच्छेद 40 में हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन बैठाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश किया था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 51 तक अनुच्छेद पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।